नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 34 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यह टेस्ट सीरीज संख्या 33 है और यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केवीएस, एनबीएस, डीटेल प्लस बी, पीजीटी पीजीटी, बीपीएससी, टीजीटी पीजीटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। आइए शुरुआत करते हैं। जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप लोग को क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी का नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करिए। 10वीं सदी में जैन धर्म को व्यापारियों का संरक्षण प्राप्त था। सही है, बिल्कुल। व्यावसायिक लोगों के संघ को श्रीडी कहा जाता था। श्रीडी, यह भी सही है। ऋणी नहीं, श्रीडी कहा जाता था। श्रीडी लिखा हुआ है, ये गलती हो गया है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा। 8वीं से 10वीं सदी के बीच में भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे। उस समय कुछ पुरानी श्रेणियां उपजातियों के रूप में उभरी। द्वादश श्रेणी वैश्यों की एक उपजाति श्रेणी थी। उस समय जैन धर्म को व्यापारियों का संरक्षण प्राप्त था। वाणिज्य व्यापार में गिरावट आने से जैन धर्म की भी क्षति हुई। आंतरिक व्यापार का ह्रास होने से व्यवसाय में लगे हुए लोगों के संगठन, जिन्हें श्रेणी या संघ कहते थे, उनकी भी संख्या में कमी आई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 3, थोड़ा सा क्रम में गलती हो गया है। कैंटन शब्द किससे संबंधित है? क्या है कैंटन शब्द? तो देखिए, चीनी समुद्री बंदरगाह को, चीन में पड़ने वाले जो समुद्री बंदरगाह हैं, तो चीनी समुद्री बंदरगाह को ही कैंटन कहते थे। तो बी जो ऑप्शन है ये आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। 10वीं सदी के दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापार के साथ चीन भी एशियाई बंदरगाहों को पसंद करता था, लेकिन चीन अपने व्यापार के लिए कैंटन नामक समुद्री बंदरगाह का उपयोग करता था। इसे अरब यात्रियों ने कानफू कहते थे। अरब यात्री इसे क्या कहते थे? कानफू। ठीक है, मतलब इस बंदरगाहों को कानफू कहते थे। जो चीनी समुद्री बंदरगाह थे इसे कानफू कहा जाता था। प्रश्न 4 देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करते हैं। 6वीं सदी में भारतीय व्यापारी गिल्डों में संगठित थे, मतलब श्रेणियों में संगठित थे। ये सही है आपका। मणिग्रामम और नानादेशी प्रमुख श्रेणियां थी, ये भी सही है। दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार के साथ साथ हिंदू मुस्लिम धार्मिक विचारों का भी समावेश हुआ। तो देखिए, ये तो सही है कि 6वीं सदी में भारतीय व्यापारी गिल्डों में बटे हुए थे, श्रेणी बटे हुए थे, सही है। मणिग्रामम और नानादेशी प्रमुख श्रेणियां थी, ये भी सही है। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार के साथ साथ हिंदू मुस्लिम धार्मिक विचारों का समावेश नहीं हुआ। हिंदू और बौद्ध धार्मिक विचारों का समावेश हुआ। हिंदू और बौद्ध धार्मिक विचारों का समावेश हुआ, न कि हिंदू और मुस्लिम। तो यही बात है, सही नहीं है। कौन सा कथन असत्य है? तो केवल 3, केवल 3 मतलब विकल्प बी जो है आपका, वह आपका असत्य है। देखिए, 6वीं सदी में दक्षिणी भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के बीच जोर शोर से व्यापार होने लगा। उस समय भारतीय व्यापारी गिल्डों में संगठित होकर व्यापार करते थे। गिल्ड मतलब श्रेणियों में संगठित होकर व्यापार करते थे। प्रारंभिक काल में मणिग्रामम और नानादेशी क्या थी? व्यापारिक संगठन थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार में व्यापारियों के पीछे पीछे पुरोहित भी उन देशों में पहुंचे और उन क्षेत्रों में बौद्धों और हिंदू धर्म का समावेश हुआ, न कि हिंदू और मुस्लिम। जावा के बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर और कंबोडिया के अंकोरवाट का विष्णु मंदिर दोनों ही इन धर्मों के प्रसार के प्रमाण बने। प्रश्न 5 देखिएगा। फ्यूडल समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने राजा की स्थिति कमजोर की। फ्यूडल समाज ने क्या किया? इसने राजा की स्थिति को कमजोर किया और वह सरदारों पर निर्भर हो गया। फ्यूडल समाज जानते हैं क्या होता है? सामंत वर्ग। फ्यूडल समाज का मतलब सामंत वर्ग, सामंत शाही व्यवस्था। ठीक है, तो सामंत शाही व्यवस्था ने क्या किया? इसने राजा की स्थिति कमजोर की और वह सरदारों पर निर्भर हो गया। सही है। इसके प्रभुत्व से ग्रामीण स्वशासन कमजोर हो गया। बिल्कुल, ग्रामीण स्वशासन में कमी आई। इनके पास अपना सैन्य बल नहीं था, तो बिल्कुल ये गलत है।
सामंती व्यवस्था में क्या होता है, सामंतों के पास अपनी सेना होती थी, सैनिक टुकड़ियां होती थी। तो 1 सही है और 2 सही है, लेकिन 3 सही नहीं है। कौन सा कथन असत्य है? तो केवल 3, विकल्प डी। देख लेते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो देखिए फ्यूडल समाज मतलब सामंत शाही वर्ग, सामंत वर्ग। फ्यूडल समाज में प्रभुत्व की स्थिति उन लोगों की होती थी जो जमीन को जोतने बोने का काम तो नहीं करते थे, लेकिन अपनी जीविका उसी से प्राप्त करते थे। भारत में फ्यूडल समाज से राजा की स्थिति क्या हुई, कमजोर हो गई, क्योंकि सामंत शाही व्यवस्था थी, उनके पास सैनिक टुकड़ियां होती थी, तो वह राजा को समय समय पर हेल्प भी करते थे और कभी कभी राजा के खिलाफ विद्रोह भी करते थे। फ्यूडल समाज से क्या हुआ, राजा की स्थिति कमजोर हुई और वो उनके सरदारों पर निर्भर हो गया, मतलब फ्यूडल मतलब सामंतों पर ही राजा क्या हुआ, निर्भर होने लगा। छोटे राज्य गांव की अर्थव्यवस्था को प्रसर देते थे, इससे गांव के समूह या गांव जो थे आत्मनिर्भर होते थे। लेकिन देखिए गांव तो आत्मनिर्भर होते थे, गांव अपनी पंचायत से काम चला लेते थे, लेकिन फ्यूडल सरदारों ने क्या किया, ग्रामीण स्वशासन पर भी अपना प्रभुत्व कायम करके उसे कमजोर बना दिया। ठीक है, उनके सरदारों के पास अपनी अपनी सेनाएं होती थी, जिनका प्रयोग वह राजा के खिलाफ भी करते थे। प्रश्न 6 देखिएगा, मध्यकालीन भारतीय समाज में कलान किसे संदर्भित करता है? क्या है भैया कलान? कलान किसे संदर्भित करता है? तो कलान जो है राजपूत कुल, राजपूतों का अपना जो कुल होता था उसी कहते थे कलान। ठीक है, मध्यकालीन भारत में कलान राजपूत कुल की एक नई जाति को परिभाषित करता है, जो खुद को महाभारत में उल्लेखित सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों से जोड़ता है। मतलब राजपूतों का एक अलग कुल, एक अलग उपजाति जो थी कलान थी, कलान। ठीक है, और ये कलान का क्या, कलान जो होती थी वो अपने आप को किससे जोड़ती थी, वह महाभारत काल से जुड़ती थी। महाभारत काल के जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी क्षत्रिय थे उससे वह जुड़ती थी अपने आप को। प्रश्न 7 देखिएगा, प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्त्रियों को मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था, सही है। स्त्रियों के लिए वेद पढ़ना वर्जित था, सही है। मत्स्य पुराण पत्नी की गलती होने पर पति को कोड़े और खपच्ची से पीटने का अधिकार देता था। मत्स्य पुराण में यह था कि अगर पत्नी की गलती हो तब पति को कोड़े मारो, खपच्ची मारो। ठीक है, तो ये देखिए स्त्रियों को वेद पढ़ना वर्जित था, ये तो सही है। मत्स्य पुराण में पत्नी, ये भी सही है। स्त्रियों को मानसिक, ये भी सही है। तो कौन सा क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है? तो 1 2 3 तीनों बातें जो लिखी गई हैं सत्य हैं, ऐसा होता था। तो प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय थी, उन्हें मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था। उनका कर्तव्य आंख मूंद कर पति की और उसके परिवार की सेवा करना था। उस काल में स्त्रियों के लिए वेद पढ़ना वर्जित था। मत्स्य पुराण पति को अधिकार देता था कि अगर पत्नी गलती करती है तो उसे, अगर पत्नी गलती करती है तो उसे कोड़े या खपच्ची से पीट सकता है। ओ रुको 1 मिनट, ये समझाने में थोड़ा सा भूल हो गया होगा। तो ये देखो यहाँ पर देखो तीसरा, मत्स्य पुराण पत्नी की गलती होने पर पति को, देखिए पत्नी की गलती होने पर पति को नहीं, पत्नी की गलती होने पर पति को यह अधिकार था कि वह अपनी पत्नी को कोड़े से पीट सके। ये बात ऐसी मत्स्य पुराण में, मैंने ये समझा दिया कि पत्नी गलती करे तो पति को मारो, ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पर देखिए मत्स्य पुराण पति को अधिकार देता था, अगर पत्नी गलती करती है तो उसे कोड़े या खपच्ची से पीट सकता है। तो बिल्कुल बहुत गंदी और गलत तरीका बिहेवियर था, ठीक है, लोगों का, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न 8 देखिएगा, प्रश्न 8, निम्नलिखित युग्मों पर देख, कभी कभी होता है कि कुछ चीजें हमारे शास्त्रों में है नहीं, लेकिन क्या है, जो अनुवादक है ना, वो अनुवाद करने वालों ने इस तरह से उल्टा सीधा अनुवाद कर दिया हुआ है। ऐसा इस तरह से नहीं है हमारे समाज में, मैं इसे नहीं मानता हूं कि ऐसा कभी रहा है शास्त्रों के अनुसार। लेकिन जैसे अनुवादक जो थे, ठीक है, अंग्रेजी काल में जो भी, जैसे जो भी साहित्य मिले, जो भी धार्मिक साहित्य मिले, ऐतिहासिक साहित्य मिले, तो उसमें लिखी गई बातों का अर्थ कुछ अलग होता था और उसको अर्थ का अनर्थ बनाकर लोगों ने पेश किया। वही चीजें पढ़ी जाती है, वही चीजें हम लोग पढ़ाते हैं, बस वही बातें हैं। ठीक है, बाकी ये सब शोध का विषय है, ऐसा वास्तव में होता नहीं था। ठीक है, ये बात करने से कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। प्रश्न 8, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो देखिए हरिशेड़ ने क्या लिखा है, बृहत कथा कोश हरिशेड़ की रचना है। भास्कर की रचना है लीलावती। पाणिनि की रचना न्याय है भैया। पाणिनि जो थे न्याय दर्शन के जनक नहीं थे, योग दर्शन के जनक थे पाणिनि। न्याय दर्शन के कौन थे, न्याय दर्शन के जो जनक थे वो गौतम ऋषि थे। तो कौन है, ये तीसरा कथन गलत है। तो युग्मों में से कौन सही सुमिलित है, 1 और 2, 1 और 2 आपका सही सुमिलित है, मतलब विकल्प ए। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा। 6वीं सदी में हरिशेड़ ने अपनी रचना बृहत कथा कोश में भारतीय क्षेत्र की भाषाओं, वेशभूषा आदि का वर्णन किया है। 6वीं सदी में द्वितीय भास्कर ने लीलावती ग्रंथ की रचना की है, जो दीर्घ काल तक एक मानक ग्रंथ रहा। लीलावती किसकी पुस्तक है, कौन से सब्जेक्ट की पुस्तक है, गणित की पुस्तक है लीलावती, ध्यान रखिएगा। पाणिनि की रचना क्या है, अष्टाध्यायी। और न्याय किसकी रचना है, गौतम की रचना है।
ठीक है। योग दर्शन के जनक कौन है? ये क्या मैंने योग दर्शन का क्या बता दिया? योग दर्शन के पतंजलि है भैया, पाणिनि नहीं है, पतंजलि है। यहाँ पाणिनि की रचना के बारे में बात हो रही है ना, तो पाणिनि की रचना जो है ये क्या है? अष्टाध्यायी है। और इसी अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था किसने? पतंजलि ने। पतंजलि ने टीका है महाभाष्य पतंजलि की। प्रश्न 9 देखिएगा, चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? चतुर्दान किस सिद्धांत से संबंधित है? बौद्ध, जैन, ईसाई या जैन बौद्ध? तो देखिए चतुर्दान जो है वह जैन सिद्धांत से संबंधित है। बी जो है ऑप्शन सही है। चतुर्दान एक जैन सिद्धांत है जो 9वीं और 10वीं सदी में विद्या, आहार, औषधि और आश्रय दान को लोकप्रिय बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। प्रश्न 10 देखिएगा, लिंगायत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लिंगायत के जो प्रवर्तक थे कौन थे? वासव या चन्नवासव वसन्ना थे। ये शिव के क्या थे? उपासक थे, ये भी सही है। इन्होंने बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन किया। तो बिल्कुल जो लिंगायत थे बाल विवाह का विरोध किए और विधवा विवाह का समर्थन किए। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। कौन सा कथन सत्य है? मैं साफ साफ कहूंगा 1, 2, 3 सभी सत्य हैं। ठीक है। व्याख्या देखिएगा, 12वीं सदी में इस धार्मिक आंदोलन का जन्म हुआ। इसे वीर शैव आंदोलन भी कहते हैं। इनके संस्थापक वासव या चन्नवासव थे। ये कलचुरी दरबार से संबंधित थे और जैनों से विवाद के बाद उन्होंने इसकी स्थापना की। शिव के उपासक थे। उन्होंने जाति प्रथा का क्या किया? विरोध किया। उपवास, भोज और तीर्थ यात्रा, यज्ञ आदि को क्या किया? नकारा और सामाजिक क्षेत्र में बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। यह काम उन्होंने किया। ठीक है। प्रश्न 11 देखिएगा, अद्वैतवाद के विषय में कौन सा कथन सत्य है? अद्वैतवाद किसका मतलब किसके कौन है अद्वैतवाद के जनक? जगत गुरु शंकराचार्य क्या है? अद्वैतवाद के जनक हैं। तो अद्वैतवाद के बारे में कौन सा कथन सही है? इसने वर्ण और जाति को अस्वीकार किया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी, इन्होंने स्वीकार किया। ब्राह्मणों को चुनौती दी। देखिए कौन सही है? तो देखिए ये देख लेते हैं। मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति बताया। बिल्कुल मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति बताया। विकल्प सी जो है यही सही है। व्याख्या देख लेते हैं, अद्वैतवाद शंकर का दर्शन है जिन्होंने 9वीं सदी में जैन और बौद्ध धर्म को चुनौती देते हुए हिंदू धर्म को नए सिरे से सूत्रबद्ध किया। जिनका जन्म केरल में हुआ था। इन्होंने ईश्वर और उसकी सृष्टि को एक माना और मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति को बताया, जिनका आधार क्या था? ज्ञान था। शंकर ने वेदों को क्या किया? प्रतिष्ठित किया। प्रश्न 12 यहाँ पर क्रम से लगाना है। तो देखिए शंकराचार्य, पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ, फिर रामानुजाचार्य का 11वीं सदी में, फिर माधवाचार्य का, फिर वल्लभाचार्य का। ये बी जो ऑप्शन है यही आपका सही है क्रम से। व्याख्या देखिएगा, शंकराचार्य का जन्म 9वीं सदी में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में, केरल के केलाडी गांव में। 11वीं सदी में रामानुजाचार्य ने मोक्ष मार्ग पाने के लिए भगवत कृपा को महत्व दिया। ठीक है। इस सदी में रामानुज का अनुसरण करते हुए दक्षिणी भारत में माधवाचार्य, उत्तरी भारत में वल्लभाचार्य, रामानंद आदि विद्वानों ने चिंतकों ने अपने विचार दिए। कुल मिलाकर यह आपका जो क्रम है ना महापुरुषों का, ये क्रम आपका सही है भी। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी मैं अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ। 83183972 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए। बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। मैं साफ साफ कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी, हैंड रिटन नोट, पीपीटी नोट, लेक्चर वीडियो सब कुछ आप लोग को मिलेगा। 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज आपको अलग से मिलेगी और 6 से 12 में वाले में भी टेस्ट सीरीज रहेगी और ये आपका मास्टर टेस्ट सीरीज आपका अलग से रहेगा। तो बहुत कुछ मिलने वाला है। जो भी लोग सीरियस है, गंभीर है, जुड़ना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।